जय श्री राम बच्चों। क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें क्या बताया था? मैंने तुम्हें गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में बताया था और किसी स्पॉन्टेनियस सेल से हम कितना वर्क डन करवा सकते हैं, कितनी एनर्जी ले सकते हैं, इसके बारे में भी मैंने तुम्हें बता दिया था। और इसी के साथ तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाला पार्ट खत्म हो गया। समझ गए? आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है और उसके अंदर किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी वो आज हम पढ़ने वाले हैं। समझ गए? मतलब आज तुम्हें ना एक तरह से बेसिक रूल्स बताए जाएंगे, वो अच्छे से समझ लेना, वरना नेक्स्ट क्लास से तुमको इस टॉपिक में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो चलो भाई शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो एक बार मैं तुम्हें दोबारा याद दिला देता हूं। जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था मैंने तुम लोगों को तभी बता दिया था दो टाइप के सेल होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो सेल होते हैं जिसमें स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है, जिसमें एनर्जी हमको मिलती है, जिसमें रिएक्शन अपने आप हो रहा है, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है। हाँ या? और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो सेल होता है जिसमें स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस नहीं हो रहे, यानी मुझे बाहर से इसको बिजली इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी ताकि वो नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन हो, यानी यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में 2 बीकर होते हैं, इसमें 1 बीकर होता है। वहां पर सॉल्ट ब्रिज की जरूरत पड़ती है, यहाँ पर नहीं पड़ती है। मेरी बात समझ में आ गई बच्चों? तो पहले मैं ये सारी चीजें लिस्ट कर देता हूं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है। तो जब नॉन स्पॉन्टेनियस है, अपने आप को नहीं हो रहा है, तो मुझे इसको बाहर से इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी। EMF is applied externally so that non-spontaneous reaction can be achieved या carry out। ओनली 1 बीकर, इसमें 2 बीकर की जरूरत नहीं पड़ती है, एक ही बीकर होता है। इसमें सॉल्ट ब्रिज की जरूरत भी नहीं पड़ती है। नो सॉल्ट ब्रिज इज रिक्वायर्ड। डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव, यानी कि ग्रेटर देन 0। और क्या पता है तुम्हें इसके बारे में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड और कैथोड पे जो भी चार्ज आता था, यहां पर उसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। समझ गए? तो वो भी देखने को मिलेगा। बस ये याद रखना, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पर रिडक्शन होगा। समझ में आ गया? तो मेरे ख्याल से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में ये बेसिक चीजें तुम लोगों को पता ही है, कुछ रह तो नहीं गया। तो इसमें जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसके अंदर हमको पढ़ना क्या क्या है। जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर हमने क्या पढ़ा था, डैनियल सेल पूरा पढ़ा था डिटेल में। अब क्योंकि वो स्पॉन्टेनियस था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्पॉन्टेनियस था ना, तो वो हमको एनर्जी देगा। तो सारा टाइम हमारा किस में गया? एनर्जी फाइंड करने में। एनर्जी, वर्क डन, EMF। तो या तो स्टैंडर्ड EMF होगा या तो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन होगी। तो गिब्स नर्स इक्वेशन लगाई हमने। ऐसे ही इसमें क्या फाइंड करना है? ये बिजली तो दे नहीं रहा, तो क्या फाइंड करोगे इसमें? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हमें 2 चीजें पढ़नी है। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट
एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। नाम से पता लग रहा है कुछ? क्वालिटेटिव, क्वालिटी, यानी कि जब आप रिएक्शन करवाओगे तो कौन से इलेक्ट्रोड पे कौन सा केमिकल जाकर डिपॉजिट होगा, यानी कि विच केमिकल डिपॉजिटेड ऑन विच इलेक्ट्रोड। मेरी बात समझ में आ गई? समझ में आ गया? तो ये हमें पढ़ना है, ये पूरा थ्योरेटिकल है। जरा सोच के देखो, आपको यही तो पता लगाना है ना कि अगर मैं रिएक्शन जबरदस्ती करवा भी रहा हूं, बाहर से इलेक्ट्रिसिटी देकर, बाहर से एनर्जी देकर अगर मैं रिएक्शन करवा भी रहा हूं, तो हमें बस यही तो जानना है कि कौन से इलेक्ट्रोड पे कौन सा केमिकल जाकर डिपॉजिट होगा। तो इसमें कहां से न्यूमेरिकल आ गया? थ्योरेटिकल है। और इसके नाम से क्या पता लग रहा है बच्चों? क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, क्वांटिटी वाइज, कि वो जो केमिकल जो भी प्रोडक्ट है जिस इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हुआ है, वो तो यहां पता लग जाएगा कितना डिपॉजिट हुआ है, अमाउंट, यानी कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट या कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिपॉजिटेड ऑन द इलेक्ट्रोड। अब बताओ बच्चों, क्या पहले फाइंड करना जरूरी है? पहले अमाउंट फाइंड कर लोगे या पहले ये पता होना चाहिए कि कौन से इलेक्ट्रोड पे कौन सा डिपॉजिट होने वाला है केमिकल? पहले ये पता होना चाहिए, उसके बाद ये आएगा। इसके अंदर बच्चों फैराडे लॉज आएंगे तुम्हारे, फैराडेज लॉ, दो लॉ हैं फैराडे के, दो लॉ आ जाएंगे, और ये न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, ये थ्योरेटिकल है, ये न्यूमेरिकल है। यहां तक की बात सबको समझ में आ गई? कोई दिक्कत? चले आगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जो क्वांटिटेटिव वाला एस्पेक्ट है ना, वो पढ़ने जा रहे हैं, मतलब कि कौन से इलेक्ट्रोड पे कौन सा प्रोडक्ट जाकर डिपॉजिट होगा। बात समझ गए? उसके लिए कुछ रूल्स हैं जो मैं तुम्हें बता दे रहा हूं, ये काम आएंगे, इनको याद कर लेना, और हो सके तो अभी के अभी याद कर लेना, ठीक है? जैसे कि कुछ बेसिक चीजें हैं, तुम्हें पता होगा एनोड पर बच्चों हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और कैथोड पर क्या होता है? हमेशा रिडक्शन होता है। अब एनोड और कैथोड पर चार्ज क्या होगा वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये कंफर्म है कि एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन होगा, ये याद रखना। समझ गए? इसके अंदर अभी और भी एक चीज बतानी है। इसके अलावा बच्चों ऑक्सीडेशन किसका होगा और रिडक्शन किसका होगा? किसका मतलब कौन से केमिकल का होगा? तो याद रखना बच्चों, रिडक्शन उसका होगा जिसका एसआरपी ज्यादा होगा। समझ में आ गया? जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा है, ऑब्वियसली 2 या 3 या 4 या 5 जितने भी केमिकल है आपस में, उनमें से रिडक्शन किसका होगा? रिडक्शन कैथोड पर होगा, ये तो ठीक है, पर उन सभी केमिकल्स में से होगा किसका? जिसका एसआरपी सबसे ज्यादा होगा। या आप ये भी बोल सकते हो जिसका एसओपी सबसे कम होगा, पर हम लोग इस पर ध्यान देते हैं एसआरपी पे। हाँ यार, ऑक्सीडेशन एनोड पे होगा नो डाउट, बट ऑक्सीडेशन होगा किसका? ऑक्सीडेशन उसका होगा जिसका एसआरपी लो होगा, या ये कहो कि जिसका एसओपी सबसे ज्यादा होगा। अब सवाल ये है कि एसआरपी और एसओपी हमें कहां से मिलेगा, कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए देखो बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में तो हमको उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू दी रहती थी, ई नॉट सेल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी रहती थी। यहां पर हमको वैल्यू नहीं दी होती है, तो अब तुम्हें वो पूरा टेबल याद करना पड़ेगा जो एनसीईआरटी में दिया हुआ। दिखाओ जरा, ये टेबल तुम लोगों ने देखा होगा,
ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब आपको ये पूरा टेबल याद करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर पूरा याद नहीं कर सकते तो मैं यहाँ पर जितने एलिमेंट्स ड्रॉ कर रहा हूँ उतने याद कर लो, उतने में भी काम चल जाएगा। एटलीस्ट इतने तो तुमको आने ही चाहिए, ठीक है। तो देखो, नंबर 1 Li, नंबर 2 Na, सॉरी Li K पोटेशियम, नंबर 3 Ca कैल्शियम, नंबर 4 सोडियम, नंबर 5 मैग्नीशियम, नंबर 6 एल्यूमिनियम, और नंबर 7 पर आ जाएगा वाटर। और ये वाटर कौन सा वाला है? ऑक्सीडेशन वाला है, रिडक्शन वाला? ये वाटर है रिडक्शन वाला। अब इसका क्या मतलब होता है ये मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। नंबर 7 पे वाटर, उसके बाद नंबर 8 पर जिंक, नंबर 9 क्रोमियम, नंबर 10 Fe, नंबर 11 कोबाल्ट, नंबर 12 निकल, नंबर 13 अरे मालूम है भाई, मालूम है, Sn, नंबर 14 Pb, और नंबर 15 पे वही हाइड्रोजन आ जाएगा जो SHE वाला है। इसके बारे में कुछ याद आया? SHE, NHE, जहां पर H की वैल्यू 0 दी रहती है, टेबल में आप चेक करो एग्जैक्टली सेंटर पे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? 0। सबको समझ में आ गया? ये वही वाला हाइड्रोजन है। इसके बाद नंबर 16 पे आपको याद करना है कॉपर हाइड्रोक्साइड, मरकरी, सिल्वर, सिल्वर के बाद आता है NO3 माइनस, और 21 पर अगेन आ जाएगा वाटर, और ये वाटर रिडक्शन या वाटर ऑक्सीडेशन वाला है। यानी यहां पर जो वाटर नजर आ रहा है इस वाटर का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और नंबर 7 पे जो वाटर है उसका क्या होगा? रिडक्शन। और 21 के बाद आ जाएगा 22 क्लोरीन, 23 SO4 2 माइनस, और 24 फ्लोरीन। ये बात सबको समझ में आ गई? तो बच्चों यहां पर जो मैंने एलिमेंट लिखे हैं इन्हें आपको अभी के अभी इसी वक्त याद करना है, क्योंकि अगर ये नहीं करोगे तो जो क्वालिटेटिव वाला मेथड है जिसमें मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होता है वो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। क्योंकि अगर मैं सॉल्व करूंगा अपने ही मन में नंबर्स को लेकर, इसका ज्यादा है इसका कम है, तो दिक्कत होगी। इसीलिए इसको आपको अभी के अभी याद करना है, समझ गए? अच्छा, और एक बात, एक बुक देना बच्चों। अगर तुम ये टेबल ध्यान से देखोगे तो बुक में टेबल इसका बिल्कुल उल्टा बना हुआ है। सबसे ऊपर फ्लोरीन है और सबसे नीचे लिथियम है, मतलब मैंने उल्टा बना दिया। तो जरा चेक करो, नीचे जाने पर इस टेबल में क्या बढ़ रहा है बच्चों? चेक करो, SRP या SOP? SRP। तो याद रखना, अगर मैं 1 से 24 की तरफ जा रहा हूं तो SRP क्या हो रहा है? इंक्रीज। और नीचे जाने पर SOP क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो एरो ऊपर बना के दोबारा बताना पड़ेगा क्या कि SRP डिक्रीज हो रहा है और SOP इंक्रीज? दोनों याद कर लोगे? बेवकूफी है ना? आप बस इतना याद कर लो, इस टेबल के हिसाब से अगर आप ऊपर से नीचे जाते हो तो क्या बढ़ रहा है? SRP इंक्रीज हो रहा है, समझ गए? और एक बात, फ्लोरीन की वैल्यू भी याद रखना, 2.87 होती है बच्चों, E0 2.87 वोल्ट। और लिथियम का भी याद रखना, E0 कितना होता है?
लिथियम का माइनस का 3.05 वोल्ट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ये सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये सबसे अच्छा, लिथियम सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ये आपको याद करना ही पड़ेगा। इसके बाद मैं तुम्हें एक और बात बता देता हूं। मैंने तुम्हें बताया था वाटर ऑक्सीडाइज भी हो जाता है, रिड्यूस भी हो जाता है। 7 नंबर पे जो वाटर है वो क्या हो रहा है? रिड्यूस। और 21 नंबर पे जो वाटर है उससे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो कैसे वाटर ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों हो जाता है देख लो। देखो वाटर का जब ऑक्सीडेशन होगा ना, वाटर का जब ऑक्सीडेशन होगा, एक बात हमेशा याद रखना कि प्रोडक्ट के तौर पे हमेशा क्या मिलेगा? ऑक्सीजन। तो देखो जैसे वाटर है और वाटर क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज। बच्चों ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे होगा या गेन? लूज। तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा? O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। समझ गए? अब जैसे मैंने ये इक्वेशन याद की हुई है तुम लोग भी कर लो, और मैं तुम्हें इसको याद करने का आसान तरीका बता दूं। याद रखना जब भी ऑक्सीडेशन होगा वाटर का तो प्रोडक्ट के तौर पे आपको क्या मिलेगा? ऑक्सीजन गैस, O2 गैस। समझ गए? तो मैंने इसको कैसे याद कर रखा है पता है? मैं यहां पर H2O लिख देता हूं, मुझे बस इतना पता है O2 गैस मिलेगी। मिलेगी? अगर यहां O2 गैस मिलेगी तो यहाँ तो एक ही ऑक्सीजन है तो मुझे यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। सही है? ऑक्सीजन अगर यहाँ मिलेगा तो हाइड्रोजन को उससे तोड़ के अलग करना पड़ेगा। कितने हाइड्रोजन है? 4। तो 4 हाइड्रोजन बना दिए मैंने। और हमें ये भी पता है कि ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो मैं यहाँ पे 4H प्लस बना के 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता हूं। अभी याद हो गया कि नहीं? याद हो गया? तो याद रखना वाटर का ऑक्सीडेशन ऐसे होगा जब भी अगर कभी होगा। जब आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस तो वाटर का ऑक्सीडेशन आएगा तब आपको ये रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। कोई दिक्कत? ऐसे ही रिडक्शन भी होता है वाटर का, रिडक्शन ऑफ वाटर। वाटर का रिडक्शन कैसे होता है बच्चों? देखो H2O H2 प्लस 2OH माइनस 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तुम्हें भी ये क्वेश्चन याद करनी पड़ेगी। समझ गए? जब भी वाटर का रिडक्शन होगा 7 नंबर वाले वाटर का तो उसमें रिएक्शन आपको ये याद करनी है। अब ये कैसे याद होगी वो भी बता देता हूं। मैंने इसको ऐसे याद किया है बच्चों, जब भी वाटर का रिडक्शन होगा ना, आप पहले प्रोडक्ट याद कर लो। प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा? H2 गैस। क्या मिलेगा? समझ गए? तो देखो मैंने यहां पर क्या लिखा था? वाटर लिखा था। मैंने सबसे पहले क्या बनाया? H2। फिर मुझे ध्यान आया कि ये तो 2 इलेक्ट्रॉन भी गेन करेगा क्योंकि रिडक्शन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब ये गेन करेगा तो अब यहाँ पे देखो एक O बचा है। तो माइनस चार्ज किस पे आता है? कभी हाइड्रोजन पे आता है? नहीं। ऑब्वियसली हाइड्रोक्साइड पे नेगेटिव चार्ज आता है। तो मुझे OH माइनस बनाना था। तो बैलेंस करने के लिए 2 हाइड्रोजन तो निकल गए, मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया। 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन हो गए तो 2 हाइड्रोजन यहाँ एडजस्ट हो गए और 2H माइनस हो गया। नहीं आया समझ में? दोबारा लिखूं तो यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो गया, हाइड्रोजन गैस भी मिल गई और हाइड्रोक्साइड आयन मिल गया। यानी वाटर का जब भी रिडक्शन होगा आपको ये इक्वेशन लिखनी है, वाटर का जब भी ऑक्सीडेशन होगा ये इक्वेशन लिखनी है। इसको अभी इसी वक्त याद कर लो। इसके बाद जब हम इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे तो हमें देखो फाइनली अभी हम कौन सा वाला एस्पेक्ट पढ़ रहे हैं? क्वांटिटेटिव। हमें बस ये जानना है कौन सा इलेक्ट्रोड पे कौन सा प्रोडक्ट डिपॉजिट होने वाला है, हाँ या ना? तो उसके लिए ये जो प्रोडक्ट कौन से इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा ये कई बातों पर निर्भर करता है।
ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। यानी कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, फैक्टर्स ऑन विच प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड्स। ये किन किन चीजों पर डिपेंड करता है बच्चों? सबसे पहले नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सबसे पहले किस पर डिपेंड करता है बच्चों? कौन सा इलेक्ट्रोलाइट तुमने लिया है। मतलब बीकर के अंदर जो तुम सॉल्यूशन लेते हो ना, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, समझ गए ना, उस इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करता है। इसके अलावा ऑब्वियस सी बात है, जो इलेक्ट्रोलाइट तुम लोगे उसी में से तो कोई ना कोई केमिकल जाके डिपॉजिट होगा बीकर पे, हाँ या ना? तो कौन सा प्रोडक्ट डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोलिसिस में, वो डिपेंड करता है सबसे पहले नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे, ठीक है। दूसरा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, नेचर ये क्या मैंने क्या लिखा था? NAT यार। अच्छा ठीक है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड जो हम डालते हैं उसके नेचर पे भी ये बात डिपेंड करती है कि कौन सा प्रोडक्ट डिपॉजिट होगा कौन से इलेक्ट्रोड पे, ठीक है। अब इलेक्ट्रोड भी दो टाइप के होते हैं बच्चों, इनर्ट जो रिएक्ट नहीं करते जैसे प्लेटिनम, या फिर रिएक्टिव जैसे कि कॉपर या जिंक। मेरी बात समझ में आ रही है भाई? जो इलेक्ट्रोड आप डालोगे, जो वो इलेक्ट्रोड रॉड्स जिसके साथ आप वो बैटरी जोड़ने वाले हो, वो इलेक्ट्रोड या तो इनर्ट होगा, अनरिएक्टिव, या फिर रिएक्टिव होगा। तो अगर वो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर गया तो प्रोडक्ट कौन सा डिपॉजिट होगा वो ऑल्टर हो सकता है, चेंज हो सकता है, समझ गए। और किस पे डिपेंड करता है नेचर ऑफ प्रोडक्ट? नेचर ऑफ मीडियम। आपने जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है वो मोल्टन स्टेट में है या एक्वस है, समझ में आ गया? मतलब पानी में मिला के लिया हुआ है या खाली प्योर सॉल्वेंट है, बस खाली वो मोल्टन स्टेट में है। नंबर 4, और किस पर डिपेंड करता है? कॉन्सेंट्रेशन पे। डाइल्यूट है इलेक्ट्रोलाइट या फिर कॉन्सेंट्रेटेड है। इन सब चीजों पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोडक्ट, कि कौन सा प्रोडक्ट कौन से इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होने वाला है। समझ में आया बच्चों? किन किन चीजों पे करता है? अगर मैं सबको समराइज करूं तो ये हो गया इलेक्ट्रोड दो टाइप के हो गए, इनर्ट या फिर रिएक्टिव। इनर्ट का मतलब प्लेटिनम, और रिएक्टिव में तुम्हारे ये सारे आ जाएंगे, कॉपर, जिंक, सिल्वर। इसके अलावा नेचर ऑफ सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट, या तो मोल्टन होगा या तो एक्वस होगा। एक्वस में भी या तो डाइल्यूट होगा या तो कॉन्सेंट्रेटेड होगा। ये बात समझ में आ गई बच्चों? अब इसके अलावा इलेक्ट्रोलिसिस होता कैसे है, एक्चुअली प्रोसेस क्या है उसका, या कैसे हमें इलेक्ट्रोड कौन सा इलेक्ट्रोलाइट कौन से इलेक्ट्रोड पे ले जाना है, कौन सा केमिकल कहाँ डिपॉजिट होगा, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन उससे पहले यहां तक का काम तुम लोग को याद होना चाहिए। आज मैंने तुम्हें सारे बेसिक रूल्स बता दिए हैं जो नेक्स्ट क्लास से फॉलो होंगे। तो अगर तुम्हें ये नहीं आती चीजें तो नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम आएगी। तो जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं वो ये सारी चीजें याद कर लेना, तभी नेक्स्ट क्लास की चीज समझ में आएगी। समझ गए बच्चों? मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।